तो हेलो हाय नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे एक और बार। और बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। हेलो प्रिंस यादव, हेलो बेटा, हेलो अमित कुमार यादव, हेलो नमस्ते। चलो भाई एक बार जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, हेलो मयंक सिंह राजपूत, धन्यवाद भैया जी। जीत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मजे करें। चलिए ठीक है। ऋतिक तिवारी, हेलो बेटा, हेलो प्रिंस यादव, हेलो अमित कुमार यादव, हेलो, जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो आप लोग कल पढ़ रहे थे एसके वेलोसिटी, जिसको हम हिंदी में पलायन वेग कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे हम कक्षीय वेग कहकर चलते हैं, और जानेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या क्या चीजें बनती हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। ठीक है, आ जाओ भैया। चलिए भैया, आ गए सब लोग? ठीक है जी। हाँ जी भैया जी, ठीक है आयुष। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ ठीक है आयुष चौहान, ठीक है। चलो जय हिंद सभी को। हेलो आयुष चौहान, हेलो अमित। तो बच्चों, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, आज का नाम, टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आती है कि आखिर ऑर्बिट क्या होते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी आज का टॉपिक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय, सॉरी कोणीय कहां से आ गया, कक्षीय, कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कक्षीय वेग कहते हैं। मान लेता हूं कि बच्चों पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है जी, पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो रहा है? उपग्रह कोई चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं उपग्रह इसके चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है। ये इसका ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। चलिए, तो हमने बोला कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। मान लेते हैं एक ऑर्बिट है जिसमें ये चक्कर चक्कर लगा रहे हैं। इस ऑर्बिट में क्या हो रहा है बेटा? चक्कर लगा रहे हैं। में क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिट ये चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये ऑर्बिट है। बच्चों, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? कक्ष का मतलब होता है वह निश्चित रास्ता, वह फिक्स्ड पाथ, जिस पे कोई सैटेलाइट या फिर प्लेनेट चक्कर लगाता है। ग्रह की बात लेकर चलो तो जो पृथ्वी होती है, हर साल एक ही जगह पे लौट कर आती है, हर साल एक ही जगह पे, हर साल एक ही जगह पे, हर साल एक ही जगह पे, हर साल एक ही जगह पे। तो ये जो जिस रास्ते पे चक्कर लगाती है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कक्ष कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। ऐसे ही जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते, चक्कर लगाते, चक्कर लगाते, चक्कर लगाते, और एक ही रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। तो द फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व इज नोन एज, द फिक्स्ड पाथ जिस पे कोई उपग्रह चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। द फिक्स्ड पाथ, द फिक्स्ड पाथ, द फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स, सैटेलाइट रिवॉल्व्स is known as orbit, is known as orbit, and velocity of satellite is known as orbital velocity, is known as orbital velocity, is known as orbital velocity, is known as orbital velocity। हिंदी में बात करूं कि हिंदी में क्या कह रहा हूं, तो हिंदी में वह निश्चित पथ, निश्चित पथ, जिस पर कोई, जिस पर कोई उपग्रह चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, कक्ष कहलाता है, कहलाता है। और उसमें वेग, और उसमें वेग कक्षीय वेग कहलाता है, कक्षीय वेग कहलाता है, कहलाता है। तो सिंपल सी बात लेकर चलें
कहलाता है। तो कक्षीय वेग का मतलब समझे कि किसी भी कक्ष के अंदर जो भी जितने इस कक्ष, मान लो ये ऑर्बिट है, ये कक्ष है, और इसके अंदर कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, मान लो ये वाला सैटेलाइट भाई चक्कर लगा रहा है। अगर ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो इस सैटेलाइट की बात लेकर चलूं, तो अगर ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो इस सैटेलाइट की बात लेकर चलूं, तो अगर ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो आप एक बात समझिएगा, ये बात समझिएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसका जो वेग होगा, वो वेग क्या कहलाएगा, उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग कहकर चलेंगे। कक्षीय वेग का मतलब होता है कक्ष के अंदर वेलोसिटी, और एक ऑर्बिट मतलब होता है एक वेलोसिटी, एक कक्ष मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। आप ये मत समझना कभी सैटेलाइट क्यों नहीं टकरा रहे, भाई सैटेलाइट कहां से आपस में टकराएंगे। आप ये बताओ, अगर इसके अंदर सब एक बराबर स्पीड से चक्कर लगाएंगे तो क्या कभी इनके बीच में टक्कर होगी, कभी टक्कर नहीं होगी। इसीलिए एक ऑर्बिट यानी एक कक्ष का मतलब एक वेलोसिटी, और इसी के अंदर कुछ भी छोड़ दोगे, चाहे चम्मच गिरा दो तो वो भी उतने ही वेग से चक्कर लगाएगी, उतनी ही वेलोसिटी चक्कर लगाएगी। और जिस वेलोसिटी से कोई चीज ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। वह वेग जिससे कोई चीज कक्ष के अंदर चक्कर लगाती है कक्षीय वेग कहलाती है। हमें निकालना है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, इस वेलोसिटी को हम निकालना चाहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी को। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या यह कहना सही है कि अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, क्या वही फोर्स बाहर भी लग रहा होगा? ये बात सिंपल सी है, अंदर जो फोर्स लग रहा होगा उसको सेंट्रीपिटल, और बाहर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे। क्या ये बात सही है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होंगे? सीधी सी बात है। तो आपको ये बात पता है कि ना तो ये सैटेलाइट बाहर जा रहा ना अंदर जा रहा, इसका मतलब अंदर लगने वाला बल बाहर लगने वाले बल के बराबर होगा, यानी अंदर लगने वाला फोर्स बाहर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, यानी सीपी की वैल्यू किसके बराबर होगी, सीएफ की। अंदर क्या लग रहा है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी G इंटू एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, बाहर लगने वाले बल के, यानी एम बी स्क्वायर बटा आर के, जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और बच्चों अगर मैं देता हूं आर से एक आर को मार देता हूं, यहां से V0 निकालूं कितना होगा, तो V0 निकल कर आएगा अंडर रूट में ये निकलेगा GM अपॉन स्मॉल आर। और इस तरीके से आप किसी भी चीज का कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आर का मतलब यहां किससे है, आर बराबर होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच से है, यानी कुल ऊंचाई से है, पृथ्वी के सेंटर से। क्या हो रही है ऋतिक तिवारी? क्या सर, क्या सैटेलाइट वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती? बेटा चेंज नहीं हो सकती। गुरुजी सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस बेटा 15 से 20 अगस्त के बीच में खत्म होगा, है ना? क्या बोल रहे हैं सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं बट प्लीज़ पीपीटी से पढ़ाओ। बेटा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे, है ना, जैसे ही मुझे लगेगा कि सिलेबस खत्म होने में दिक्कत हो रही है तो फिर मैं 2-2 दिन में चैप्टर फिनिश करना स्टार्ट कर दूंगा, और तब मैं आपके पीपीटी से सिलेबस फिनिश कराऊंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में पढ़ाता रहूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि सिलेबस खत्म करने में परेशानी हो रही है, या सिलेबस लेट हो रहा है, या डिले हो रहा है, उस दिन से मैं पीपीटी स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं लिखवाऊंगा नहीं कुछ भी, बस बोलता जाऊंगा और सारी चीज़ें आप लिखते जाना। तो हम फिर 2-2 दिन में एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे, और चैप्टर खत्म करने में हम ये मान के चलो कि हम 10 दिन में करीब 5 चैप्टर खत्म कर देंगे। फिर प्रीत गुज्जर, सर जी पीपीटी से क्यों नहीं करा रहे? पीपीटी से इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि पीपीटी से सबकी आदत नहीं होती है, क्योंकि सब लोग बचपन से लिख लिख कर ही याद करते आए हैं, लिख लिख कर ही समझते आए हैं, और जितना देर एक चीज स्क्रीन पर दिखाई देगी उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स पीपीटी से नहीं हो सकती, दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ा सकता पीपीटी से। फिजिक्स पीपीटी से हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना कहता हूं कि हम सिलेबस देखेंगे, अगर सिलेबस लगेगा कि नहीं खत्म हो रहा है तो हम हर चैप्टर को पीपीटी से करा के 2-2 दिन में खत्म कर देंगे। तो सारे चैप्टर करने में 5 चैप्टर जो पूरी 12th होगी वो आपकी पीपीटी से 10 दिन में खत्म हो जाएगी करीब। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे फिर उसके लिए। 12th को हम पीपीटी से पढ़ा के 10 दिन में खत्म कर देंगे करीब। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो V0 कितना होगा, V0 की बात लेकर चलूं तो अंडर रूट में GM बाय आर, और ये क्या कहलाती है मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहकर चलते हैं। एक कक्ष मतलब क्या होता है, एक वेग, इस बात को ध्यान रखें। एक ऑर्बिट मतलब एक वेलोसिटी, एक ऑर्बिट मतलब एक वेलोसिटी, एक ऑर्बिट मतलब एक वेलोसिटी, इस बात को याद रखिएगा। एक ऑर्बिट मतलब एक वेलोसिटी, एक कक्ष मतलब एक वेग, सिंपल सी बात है। तो आप ये समझ के चलिएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। ऑप्टिक्स ऐसे ही पढ़ाना, चलो देखते हैं, वो तो बात की बात है, जब सिलेबस जाएगा तब देखेंगे पीपीटी से पढ़ाना है किससे पढ़ाना है। पीपीटी तो बस सिलेबस खत्म कराने के लिए होती है यार। सब लोग जिनको सिलेबस जल्दी खत्म करना होता है, या
हमें पैसे की नीड होती है, जब लगता है कि हाँ सिलेबस को जल्दी जल्दी निपटा के नया बैच अनाउंस करें, उस दिन लोग पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हम भी कर देंगे पीपीटी से स्टार्ट, जल्दी जल्दी खत्म करा के तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच बोलकर चलते हैं, और इस तरीके से हम चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षी वेग कहकर चलते हैं। और आई होप आपको कक्षी वेग समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। बच्चों साथ में नोट जरूर बनाते चलना, क्योंकि फिर पीपीटी से नोट नहीं बन पाएंगे, आपको पता है। तो इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीएम अपॉन आर प्लस एच लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं। चलिए जी, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एच की वैल्यू अगर बहुत कम है आर से, यानी कम ऊंचाई पर अगर कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तो क्या इस फॉर्मूले को V0 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरवुड में, इसको लिख सकते हैं अंडरवुड में GM अपॉन आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम एक बात जानते हैं कि V0 का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं अंडरवुड में GR, ये भी आप लिख सकते हैं। आपको पता होगा, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्मॉल जी की वैल्यू GM/R² के बराबर होती है। तो इस वाले रिलेशन से, इस वाले संबंध से आप बोल सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है, तो GM को आप लिख सकते हैं G×R²। ये पिछली बार भी आपने बात की थी। अंडरवुड में GR कर दिया, इसको भी सॉल्व करके। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इस वाले फॉर्मूले की बात करें तो m को 4/3 अगर रख दें तो इसको और लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं g इंटू में 4/3 इंटू में लिख सकता हूं पाई इंटू में R² इंटू में रो। आप इस फॉर्मूले को और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास और निकल कर आए, लेकिन ये फॉर्मूला रट्टा मत मारिएगा, मेन फॉर्मूला यही है, आप इसे याद रखें। ये फॉर्मूला मेन है जिसको आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कक्षीय वेग कहते हैं, और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर के लिए कक्षीय वेग इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया भैया। तो कक्षीय वेग का मतलब होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये 3 फॉर्मूले निकल कर आए, और कल भी हमने बात की थी, वही बात हम आज भी कर रहे हैं। सुनना मेरी बात को भाई, एक बात बता मुझे, V0 अंडरवुड आर के व्युत्क्रमानुपाती कब होगा? हमने कल भी बात की थी, जब सारी चीजें कांस्टेंट हो, और इसमें अगर m की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो कौन सा लगाया जाएगा, V अंडरवुड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड आर कब लगेगा? ये तब लगेगा जब किसी न्यूमेरिकल में स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट दी जाएगी, या स्मॉल जी के बारे में बात की जाएगी। V0 का संबंध आर के बराबर कब बनेगा, V0 का संबंध आर के बराबर कब बनेगा, तो V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कब बनेगा? ये तब बनेगा जब आपके क्वेश्चन में भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको जरूर बताऊंगा, तो आप सुनते चलना हर बात को और पढ़ते चलना। ठीक है जी, आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछते चलना। तो इसकी बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम एक संबंध और बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध, इन दोनों की रिलेशंस भी हम लिखकर चल सकते हैं। बोलिए, क्या बात आपको समझ में आई? क्या आपको समझ में आई? V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी does not depend on does not depend on mass of object. Orbital velocity does not depend on mass of object. कक्षीय वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। तो आप ये समझ के चलिएगा, द्रव्यमान वस्तु के निर्भर पर नहीं करता, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी का मास कितना है। 1 किलोग्राम की अगर चीज है इस ऑर्बिट में तो वो भी उतने से चक्कर लगाएगी, 1000 किलो की है तब भी उतने चक्कर लगाएगी, 1 लाख किलो की है तब भी इतनी वेग से, इतनी वेलोसिटी से चक्कर लगाएगी। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? लेकिन ये जो मास है ना बेटा, ये मास ऑफ प्लेनेट है, यानी ग्रह के द्रव्यमान पर तो निर्भर करती ही करती है। यानी ग्रह के द्रव्यमान पर तो इसकी निर्भरता है ही, ग्रह के द्रव्यमान पर इसकी निर्भरता है ही। और इस तरीके से हम इस बात को लिखते हैं। चलिए, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम चीज को लिख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो, कुछ दोबारा समझाना है?
बोलो, कुछ दोबारा समझाना तो नहीं है? और इसका अगर मान निकालोगे अंडर रूट में जी एम बाय आर रखकर, तो जैसे आपने एस्केप वेलोसिटी निकाली थी वैसे ही सारी वैल्यू रखकर इसमें भी निकालोगे तो ये निकलेगा 7.96 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.96 किलोमीटर। सर थोड़ा स्पीड बढ़ा दो पढ़ाने की। अरे एक तो तुम लोग यार ना मेरे को इंस्ट्रक्शंस बहुत देते हो यार। कोई कहता है स्पीड बढ़ा दो, कोई कह रहा है पीपीटी से पढ़ा दो। भाई मैंने आपसे बोला मैं 5 चैप्टर 5-10 दिन में खत्म करा दूंगा, इतना मेरा आपसे वादा है। थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने आपसे कहा मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूं, अभी कोशिश करो इसी के साथ पढ़ने की। अगर आपको जल्दी जल्दी लगता है कि नहीं बहुत जल्दी खत्म कराना है, मैं 10 दिन में खत्म करा दूंगा आपके 5 चैप्टर, पूरी 12th खत्म करा दूंगा सिर्फ 10 दिन में। मात्र मुझे 10 दिन का समय दो। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर बोलना नहीं स्पीड बढ़ा दो, कैसे स्पीड बढ़ा दूं बताओ? या तो मैं टॉपिक छोड़ता जाऊं, दो तरीके हैं स्पीड बढ़ाने के, या तो मैं टॉपिक छोड़ता जाता हूं या मैं पीपीटी से पढ़ाता हूं। आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि आपकी हर एक की इंस्ट्रक्शंस अलग मिल रही है कि ऐसे पढ़ाओ सर। एक बोल रहा है सर ऐसे पढ़ाओ, दूसरा बोल रहा नहीं सर इस तरीके से पढ़ाओ, चौथा बोल रहा है इस तरीके से पढ़ाओ। यार पहले आप मुझे डिसाइड करके बता दो कि आप मुझे बता दो कि कैसे पढ़ाएं, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस मिलती जा रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसकी इंस्ट्रक्शन का मैं क्या यूज करूं, किसकी इंस्ट्रक्शंस मानूं। आप लोग मुझे सिखाते जाओ कि भाई कैसे क्या पढ़ाते चलें, कैसे क्या पढ़ाना है, किसको कहां पढ़ाना है, किसको किससे पढ़ाना है। यार पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस दे दो पूरी पूरी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सर ये ऐसे कर लो, कोई कह रहा है सर ऐसे पढ़ाओ, कोई कह रहा है सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ। भाई मैं कह रहा हूं मैं 10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा 5 चैप्टर, आप इंतजार तो करो। अगर आपको बाकी टीचर्स जैसे ही खत्म कराना है तो मुझसे बोल दो यार, मैं डायरेक्ट खत्म करा देता हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करा देता हूँ पीपीटी से। मेरे को भी तकलीफ होती है यार लिखने में। मैं कोई मजा थोड़ी ना आता है कि मैं इतनी चीजें लिखने में लगाऊं, मैं भी तो थकता हूँ यार। मैं भी तो खत्म कर सकता हूँ यार अपनी जल्दी जल्दी चीजें। मैं भी खत्म करा दूंगा यार 10 दिन में सारे चैप्टर। फिजिक्स खत्म कराने में एनडीए के लोग कितना टाइम लेते हैं यार। मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूँ, इतनी चीजें, लेकिन आपको ही पता नहीं, मन ही नहीं है आपका पढ़ने का यार। अपनी अपनी इंस्ट्रक्शन। इतना ज्यादा पढ़ने का अगर आपको लगता है कि यार नहीं आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो हर चीज को जानने में, यार खुद पढ़ाई कर लो, खुद एग्जाम निकाल लो यार। आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है इस तरह से। इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यार, ऐसे पढ़ाइए सर। अरे तुम इतना जानते होते तो यार तुम यहाँ बैठे होते क्या यार। चलिए छोड़िए यार, यार टॉपिक पे तरह है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, छोड़ो। लोगों की वजह से यार दिमाग खराब। सेंस नहीं है किसी भी चीज का यार। इंस्ट्रक्शन देने से अच्छा यार खुद सीख लो कि कैसे पढ़ते हैं यार। इतना ज्यादा पता होता तो घर में पढ़ रहे होते यार।
बेवकूफ़ है यार बिल्कुल। अब स्टूपिडिटी की भी हद होती है यार जिंदगी में। किसी को कदर ही नहीं होती है किसी चीज़ के, अच्छे कंटेंट की, अच्छी चीज़ों की। भाई मैं भी थक रहा हूँ यार, मैं भी लिखते फिर रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, हिंदी भी लिख रहा हूँ। मैं पुरानी पीपीटी से नहीं पढ़ा सकता यार, क्या पुरानी पीपीटी से पढ़ा के तुरंत खत्म कर सकता हूँ? लेकिन आप लोगों को अपने फ्यूचर, अपने करियर से क्या लेना देना? आपको मतलब है सर हमारा सिलेबस खत्म कराओ, ऐसी तैसी कराए हम। दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है, ना तो अपना अच्छा समझ पाया आज तक दुनिया जिंदगी में, ना अपना बुरा समझ पाया कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मन करता है एक एक टॉपिक छोड़कर पढ़ा हूँ यार सारा। क्यों कराना है? मैं आप लोगों की बात, फिर आप लोगों की बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसके बाद सारी चीज़ें पीपीटी से ही होंगी। फिर आप खुद डिसाइड कर लेना आपको कैसा क्या लगा। जब अपनी ट्वेल्थ खराब कर लोगे तब आपको कल आएगी। आपको लगता है कि पीपीटी से ज़्यादा फायदा होता है। आवाज़ नहीं करूँ? मैंने इतने बेवकूफ़ अपनी ज़िंदगी में लड़के नहीं देखे हैं, बच्चे नहीं देखे हैं, कसम से। तुमको उल्टा लोग जो पीपीटी से पढ़ा रहे हैं उनसे बोलना चाहिए कि यार हमें ढंग से पढ़ाओ। तुमको सच में एकदम इस ज़िंदगी में एकदम गधे बच्चों को देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। चलो ठीक है, बस करो यार, तुम लोग भी थोड़ा जल्दी से रखो। हम लोग भी सिलेबस को थोड़ा जल्दी लिखनी फिनिश करें यार, क्या ही टॉपिक में पढ़े चेक करूँ मैं। क्या पढ़ते हैं अगला टॉपिक? चैप्टर खत्म करते हैं अपन तो। टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। चलो हम क्या कह रहे थे यार, दोबारा देखना। हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, तुम्हारे चक्कर में मैंने एक टॉपिक भी छोड़ दिया। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो हमारे पास टाइम पीरियड की बात लेकर चलूं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब है कि एक उपग्रह को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। यानी आप ये समझ के चलो कि एक चीज को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। बेसिक सी बात है कि हमसे पूछा गया उपग्रह का आवर्तकाल, यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो, अगर मैं बात लेकर चलूं चक्कर कितना लगाने में समय लगेगा, तो मुझे एक बात पता है कि ये वाली चीज क्या कहलाती है। ये चीज तो हाइट है। और अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो ये क्या है? इसकी बात लेकर चलूं तो यार आज का पूरा लेक्चर मेरा गड़बड़ कर दिया। रेडियस है, ये वाली चीज कितनी है? ये वाली चीज एच है, ये वाली चीज एच है। और हमें पता है कि आर प्लस एच को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? आर प्लस एच को हम मिला के बोलते हैं स्मॉल आर। तो आर प्लस एच किसके बराबर होता है? स्मॉल आर के बराबर होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई प्लेनेट, यानी अगर कोई उपग्रह, अगर कोई सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इस वाले कक्ष में चक्कर लगा रहा है, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछा गया है कितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने में। अगर मैं बात करूं कि कितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने में, तो हम जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल।
हम क्या लिखते हैं, टाइम बराबर दूरी बटा चाल। अगर आप ध्यान से देखो तो दूरी बटा चाल, मैं दूरी की बात लेकर चलूं तो ये सैटेलाइट कितनी दूरी तय कर रहा है, अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस होगी इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब होता है परिधि। अगर सरकमफेरेंस की बात लेकर चलें तो ये कितनी होगी, ये 2 पाई आर के बराबर होगी। ये कितने के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। अगर सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होगी तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम बराबर, मैं अगर टाइम निकालना चाहता हूं कितना समय लगा, तो दूरी हो गई इसकी 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में स्पीड। स्पीड किसके बराबर होगी, v0, यानी इसका जो वेग है जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी जिसको हम कक्षीय वेग कह रहे हैं, क्या इसी के बराबर होगा v0। भाई टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, एक पूरा चक्कर। स्पीड की बात लेकर चलो तो कितना होगा, इतनी होगी। तो हमने कहा v0, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 पाई आर अपॉन में v0 को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में gm अपॉन स्मॉल आर। हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट आर को अगर ऊपर लेकर जाऊं तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, t बराबर अंडर रूट आर को अगर ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में आर पहले से ही था, अंडर रूट आर ऊपर चला गया 1/2 अपॉन में क्या बचा, अंडर रूट का जीएम। और मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, टी बराबर कितना होगा, इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू में हो जाएगा आर की पावर 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2, यानी ये होगा 3/2 2 पाई आर की पावर कितना होगा 3/2 अपॉन में क्या होगा अंडर रूट का जीएम। मेरे भाई मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। और मुझे अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या निकलेगा, स्क्वायर इस साइड करूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, बराबर में इधर का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा जीएम, और इंटू में क्या हो जाएगा आर क्यूब। क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला अपनी जिंदगी में देखा है, और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं यही केपलर का थर्ड लॉ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताओ केपलर थर्ड लॉ में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, केपलर का थर्ड लॉ होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब में कांस्टेंट क्या होता है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम होती है। किसी ने आपको बताई हो नहीं बताई हो, इस बात को समझ लो। कैपलस लॉ में अच्छे अच्छे लोगों को तो पता भी नहीं है कि कैपलस लॉ में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, और वो कांस्टेंट होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, इसके बराबर बनता है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो ये कैपलस लॉ में कांस्टेंट कहलाता है, और इसी को हम कैपलर्स थर्ड लॉ कहते हैं। तो दिस इज कैपलर्स थर्ड लॉ। पहली बात, इसी से निकला है कैपलस थर्ड लॉ, कांस्टेंट की वैल्यू इतने के बराबर होती है। तीसरी बात, भाई ये फॉर्मूला निकला, आप इससे निकाल सकते हैं, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहकर चलते हैं, और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो एक उपग्रह को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम का फॉर्मूला निकलता है 2 पाई इंटू आर पी पावर 3/2 इंटू में अंडर रूट जीएम। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखकर चलते हैं। ये बस इसी तरीके से फॉर्मूला बना हुआ है। किसी को पूछना हो कुछ तो मुझसे पूछ सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होगी किसी भी चीज को। आप चाहें तो एक छोटा सा रिलेशन और लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, t बराबर इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू में r को लिख सकते हैं r प्लस एच की पावर होल, इसको लिख सकते हैं 3/2 अपॉन में लिख सकते हैं बच्चों, इसकी बात लेकर चलूं तो अपॉन में लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जीएम को लिख देता हूं GR स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि h बहुत कम है r से, तो अगर h बहुत कम है r से तो h को हटा देता हूं, ऊपर हो जाएगा r की पावर 3/2, नीचे हो जाएगा r को r से कैंसिल आउट कर देंगे। बोलो भैया जी कोई दिक्कत तो नहीं। और इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये निकल कर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में r अपॉन जी। लोगों ने इस फॉर्मूले को भी याद रख रखा है, पर इस फॉर्मूले को याद मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कम दूरी के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला कम दूरी के लिए लगता है। अदरवाइज हमेशा जो फॉर्मूला लगेगा उसका नाम होगा ये। और उपग्रह को चक्कर लगाने में ये 3 चीज लगती है। पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है एनडीए में, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैपलर्स लॉ थर्ड लॉ आ सकता है। दूसरा आपके पेपर में बन सकता है कि बताइए पृथ्वी के जो सबसे पास का जो सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपने पिछले पेज पे लिखा था उसकी वेलोसिटी 7.96 किलोमीटर पर सेकंड। तीसरा क्वेश्चन आपके एनडीए के पेपर में बन सकता है कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो सैटेलाइट है उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो अगर इसको निकालोगे तो यह निकलेगा 84.6 मिनट के बराबर। यानी पृथ्वी के जो सबसे पास का सैटेलाइट होगा उसको चक्कर लगाने में मात्र 84.6 मिनट का
समय लग सकता है, न्यूमेरिकल आने की संभावना कम है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकते हैं और ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये समझिएगा कि एक उपग्रह को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, फॉर्मूला ये है, इसके कैपलस लॉ है, और इसके अलावा सबसे पास के लिए फॉर्मूला है टी पाई अंडर रूट में आर अपॉन जी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई कि जिसके बारे में हम बात करें। तो आप ये समझिएगा ये दोनों इस चीज के बीच निकल कर आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, यानी आवर्त काल कहकर चलते हैं। बोलिए किसी को कुछ दिक्कत हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाकी यही मेरा क्या है, आपका टाइम पीरियड कहलाता है, यही हमारा आवर्तकाल कहलाता है। बस डन, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अगला है हमारे पास कैपलस लॉ। कैपलस लॉ, कैपलस लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपलर के नियम। कैपलर के नियम, अरे यार मुझे इंस्ट्रक्शन मत दिया करो यार, मैं 12 साल से यही करा रहा हूं यार। चलो जी, क्वेश्चन की बात लेकर चलो। कैपलर के नियम, कैपलर के नियम क्या बोल रहे हैं, तुम लोगों के लिए क्या अच्छा है ना, इसको मुझसे और तुम्हारे माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता, ना तुम जानते। इस बात को हमेशा याद रखना। तुम्हारे लिए क्या किससे बेहतर है ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या सबसे बेहतर है ना, इसको मेरे से छोड़कर और अपने पेरेंट्स को छोड़कर कोई नहीं जानता। टीचर्स को छोड़कर, मेरे कहने का मकसद ये है, आप ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी में। तो जो मैं करा रहा हूं ना, वो सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में एक भी क्वेश्चन कहीं स्किप ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही पेपर दें, आप और भी पेपर दे सकते हैं। कभी मेरा उद्देश्य था ही नहीं इस चीज को कराने का कि मैंने आपसे कहा मैं सिलेबस टाइमली करा दूंगा, पर आप लोगों को नहीं मन किया, आप लोग फिर भी कमेंट करते रहे। जब मेरी मेरे पर जिम्मेदारी छोड़ दी है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपको उसमें परेशान होने वाली बात क्या है, आपको उस बात की टेंशन क्या लेनी है। मैंने आपको वो भी बोला था पिछले टर्न पर कि भाई अगर मुझे लगेगा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दूंगा, लेकिन आपने फिर भी नहीं माने आप लोग, फिर भी आप कहे नहीं, कमेंट्स कर रहे हो, क्यों कमेंट कर रहे हो यार। मैं अगर कह रहा हूं तो कुछ अच्छे के लिए कह रहा हूं। एक बार मैं हमेशा एक बात जिंदगी बोलता हूं, दो लोगों से हमेशा दूर रहना यार। एक चीज जो पीपीटी से करा रहे हो आपको सिलेबस, क्योंकि उनको कुछ भी यहाँ पर दिखाना नहीं पड़ रहा है, उनको सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, वो सिर्फ चीजें बोलते चले जा रहे हैं, उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। अब पीपीटी से पढ़ के तो मैं भी बोल दूंगा कुछ भी यार। जो तुम्हारे बोर्ड पर सही तरीके से क्वेश्चंस कर पा रहा है, लिख कर बता रहा है, ये समझिए वही असली टीचर है। दूसरी बात ये याद रखिए, जो भी आपको फिजिक्स में एबीसीडी पढ़ा रहा है वो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस चक्कर में ही मत पढ़ना कभी अपनी जिंदगी में। सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज होती है और पेपर निकालना एक अलग चीज होती है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं अपनी जिंदगी। मैं हूँ, नीरज सर हूँ, हम लोग इतने सालों से एक साथ पढ़ा रहे हैं, हमें 12 साल हो गए, 10 से 12 साल एक साथ पढ़ाते हुए। बट भाई आप एक बात याद रखिएगा, इतने सारे सिलेक्शन होने का बस यही उद्देश्य है कि मैं और सर बहुत डिटेल्ड और बहुत सारी चीजों को कराने में उद्देश्य में वो रखते हैं। कभी ये नहीं समझते कि नहीं यार चीजों को बस लेट गो करना। तो आप थोड़ा सा चीजों को समझो, आपकी जिंदगी में अगर अच्छा हो तो कैपलस लॉ ने पहले एक चीज आई थी, इसका नाम था क्या, इनका नाम था, है ना, हर चीज हर कोई ना बहुत इजी की तरफ भागता है, नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं पीपीटी से पढ़ाने में कोई वो नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगेगा उससे पढ़ाने में, लेकिन मैं यकीन दिलाऊं आपको, लिखकर पढ़ाना भी ना, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर भी कुछ परसेंटेज होता है जो चीजें समझ में नहीं आ पाती। आप समझो मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा ना तो वो चीजें डबल हो जाएंगी आपके समझने में। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लिखने से ही समझ में आती है। मैथ्स और फिजिक्स का एक सेम रूल है, जब तक आप अपनी कॉपी पेन नहीं चलाओगे आप नहीं समझ सकते। सिर्फ कॉपी में बुक में अंडरलाइन करने से कोई चीज समझ में नहीं आने वाली, कॉपी पेन को लिखा करो। दूसरी बात, मैं इसलिए भी लिखकर बताता हूं कि साथ में आप अपने नोट्स बनाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके नोट्स के लिए अलग से समय निकालो, आपके दिन में इतना समय आपको मिल ही नहीं पाता होगा कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ, तो क्यों इन चक्करों में पढ़ना कि भाई नहीं मैं अलग से फिर पीपीटी में एक और बार कराऊं, क्यों इन चक्करों में पढ़ना भाई अपनी जिंदगी में। तो थोड़ा फोकस करो यार, मैं तुम्हें अगर बता रहा हूं तो कुछ अच्छे के लिए बता रहा हूं। फिर भी मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि भाई मैं ट्वेल्थ अपनी आपकी पूरी पीपीटी से निपटा दूंगा। मैंने आपसे कहा 10 दिन में मैं पूरी ट्वेल्थ निपटा दूंगा, आप क्यों इतना परेशान हो। सिलेबस मुझ पे छोड़ दो, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। आप फिर मुझे बताना कि वो 10 दिन आपको अच्छे लगे या ये अच्छा लगा, बस बाकी आप मुझे बताइएगा। डोंट मैसेज के क्या है कैसे है यार, ठीक है, चलो ठीक है।
तो हम कैपलस लॉ की बात कर रहे थे, तो कैपलस लॉ के बारे में बात लेकर चलें। तो कैपलस लॉ क्या है, केपलर के नियम क्या है बच्चों? केपलर से पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। साइंटिस्ट कह सकते हैं कि कॉपरनिकस ने बात लेकर चले। तो कॉपरनिकस ने यह कहा कि जो पृथ्वी होती है वो हमेशा और हमेशा पृथ्वी जो होती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जबकि सूरज जो होता है वो एक जगह पर होता है। और इस बात के लिए कॉपरनिकस को फांसी दे दी कि भाई सूरज चक्कर लगाता है ना भाई, पृथ्वी किस चक्कर लगाती है? लेकिन कॉपरनिकस कहते नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है। भाई उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, फांसी दे दी उनको। भाई इसके बाद में आए कैपलर्स, और कैपलर ने सबसे पहले बताया कि सारे ग्रह जितने भी प्लेनेट से आखिर कैसे चक्कर लगाते हैं और कैसे कैसे चक्कर नहीं लगाते हैं। सभी चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं कि आखिर कैसे चक्कर लगाते हैं। आइए समझते हैं कैपलर्स के लॉ को। और इसमें पहला लॉ जिसके बारे में हम बात करते हैं ये हमारे पास है कैपलर्स फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या होता है। वैसे तो आप सभी लोग फर्स्ट लॉ के बारे में अच्छे से जानते होंगे, पर फिर भी सुन लीजिए प्रथम लॉ क्या कह के चलता है। यानी सभी ग्रह, ऑल प्लैनेट्स revolve around the sun in its elliptical orbit, in its elliptical orbit, in its elliptical orbit, and sun is at one focus, one focus, one focus। कहने का मतलब ये हुआ सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। और सूर्य उसके एक फोकस पर होता है, और सूर्य उसके एक फोकस पर होता है, उसके एक फोकस पर होता है, फोकस पर होता है। वैसे तो केपलर लॉ बहुत आसान है समझना। केपलर्स लॉ पहला नियम ये कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं, यानी कभी भी गोल चक्कर नहीं लगा रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य उसके क्या है, एक फोकस पर है। सूर्य उसके क्या है, एक फोकस पर है। तो सूर्य उसके क्या होता है, एक फोकस पर होता है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। तो जो पाथ होता है वो कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है, यानी कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है। तो आप ये समझेंगे कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाकर चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, तो मेरी बात को समझना, इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। और सूरज क्या होता है, एक फोकस पर होता है। फोकस क्या होता है समझना। फोकस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं फोकस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी लेंस या मिरर पढ़ा हो, आपको याद होगा कि लेंस या मिरर के अंदर जितनी भी लाइनें पैरेलल आती हैं, जितनी भी रेखाएं समांतर आती है, वो हमेशा एक लाइन से पास करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आपको याद होगा उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जितनी भी समांतर रेखाएं आती हैं वो किस बिंदु से पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं। ये बात जानते होंगे। फोकस बिल्कुल यहां भी वही है। फोकस मतलब एक किनारा है जहां पर सारी रेखाएं कट करती हैं, उसी को फोकस कहते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। तो अगर मैं बात करूं कि सूरज जो है वो इस तरीके से चक्कर लगाकर चलता है, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फोकस की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो सूर्य हमेशा उसके एक फोकस पर होता है, एक फोकस पर होता है। बोलिए भाई, किसी को दिक्कत हो, किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। तो सूर्य हमेशा इसी प्रकार से चक्कर लगाकर चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। आपको याद भी होगा इसका जो फोकस निकालते थे वो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था r-r/2 इंटू में सेक थीटा। आपने पढ़ा होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्मॉल लेंस के लिए, छोटे लेंस के लिए या मिरर के लिए, छोटे दर्पणों के लिए, आपको याद होगा छोटे दर्पण के लिए f की वैल्यू किसके बराबर होती थी, r/2 के बराबर होती थी। आपको याद होगा, आपकी क्लास, आपको याद होगा वहां पर आपने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। पर आप फोकस के बारे में बात करें तो फोकस किसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपलर्स का पहला नियम कहते हैं। कैपलर का पहला नियम कहकर चलते हैं। क्या बात ठीक है, इसी को कहते हैं। चलिए, सर मैथ्स में भी पढ़ा है, लिप्स में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। 4 दिन पर हॉलीडे पर रहेंगे, आप क्लास ले लेना, मैं तो क्लास लूंगा यार, ठीक है। चलिए चलिए भाई, सर जी आप फिजिक्स के लिए गॉड हो,
अरे ऐसा नहीं कहते रुपीस, लेकिन चलो ठीक है। कैपलेस सेकंड लो यार, कैपलेस सेकंड लो। इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ यार कि आपके 25, मैंने हमेशा एक बात कही कि यार आप, तो मैं 25 में से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में फंसा दूंगा, आपको क्या मतलब इससे? आप बाकी सब भूल जाओ ना अपनी जिंदगी में, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ बस। सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ की बात लेकर चलूं तो ये चीज निकल कर, सन किसी भी प्लेनेट के चक्कर क्यों नहीं लगाता? सन इसका कोई कारण नहीं है ऋतिक तिवारी, है ना? ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, इसका कोई कारण नहीं है ना? इस बात को समझो, इसका कोई कारण नहीं है। अगर मैं आप लोगों से, हम लोगों से बोले कि भाई हम लोग चारों पैरों पे क्यों नहीं चलते, तो इसका कोई कारण नहीं है भाई। ये चीजें जब से इवॉल्व हुई हैं तब से ऐसी की ऐसी चल रही हैं। इसका आप ये मत समझो। अब सन क्यों नहीं चक्कर लगाता प्लेनेट के, भाई तो इसमें शंका मत पैदा करो यार कि सूरज ऐसा क्यों नहीं करता है, पृथ्वी जो होती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रही है, हाँ दूसरे गैलेक्सी में क्यों नहीं है पृथ्वी। तो भाई इन सब चीजों में चक्कर पैदा मत करो, ना ही इससे रिलेटेड है ऋतिक तिवारी। अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ो। सन नहीं लगाता चक्कर, बस सीधी सी बात बोल दी, पृथ्वी लगाती चक्कर, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं दूसरा, सेकंड लॉ में पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट, पहली बात क्या है, सेकंड लॉ पहला क्या कहता है? पहला पेपर में बनता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो कैपलर का दूसरा नियम का प्रिंसिपल यानी इसका सिद्धांत क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम, का नियम। अब ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिसको कोणीय संवेग के बारे में पता होगा, बहुत कम बच्चे होंगे जिनको कोणीय संवेग के बारे में पता होगा, ठीक है। हाँ जी, जिनको कोणीय संवेग के बारे में पता होगा, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोणीय संवेग के बारे में पता होगा। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है समझिएगा भैया। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वस टू एम इंटू वी इंटू आर इक्वस टू कॉन्स्टेंट। आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो मत परेशान होना, मैं बस आपको समझा रहा हूं कि क्या होगा। सूर्य उसके एक फोकस पर होता है, ठीक है जी, ठीक है, सही बात मेरी समझिए। बच्चों मुझे एक बात बताओ, L इक्वस टू एम वी आर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं इससे ऐसे नहीं लिख सकता, M तो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, क्या लिख सकता हूं V R के व्युत्क्रमानुपाती होगा? मुझे ये बताओ क्या ये बात सही नहीं है कि V जो होगा वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि M तो कॉन्स्टेंट है, मास तो कभी बदलेगा नहीं। तो अगर मैं ये कहना चाहूं तो ये कहना कहां तक, कहां गलत है कि भाई अगर प्लेनेट की बात लेकर चलूं, उपग्रह की बात लेकर चलूं या ग्रह की बात लेकर चलूं, तो ये ग्रह के नियम है। वैसे तो ग्रह की बात लेकर चलूं तो मुझे ये बताओ कि क्या ये कहना सही नहीं है कि दूरी अगर कम होगी तो वेग ज्यादा होगा? भाई दूरी अगर कम होगी तो क्या वेलोसिटी ज्यादा नहीं? अरे भाई सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, पृथ्वी कभी एक बराबर चक्कर, पृथ्वी कभी एक बराबर तेज चक्कर नहीं लगाती, पृथ्वी कभी धीरे होती है और कभी तेज होती है। और जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल पास में होती है, जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल पास में होती है यानी दूरी कम होती है, तो पृथ्वी तेजी से चक्कर लगाती है मेरे भाई, तेजी से चक्कर लगाती है। और जब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है चक्कर लगाती है। और हमें एक बात पता है कि V1 जो होगा वो V2 से ज्यादा होगा। पृथ्वी कभी एक बराबर वेलोसिटी से चक्कर ना लगाते हुए कभी तेज और कभी धीमे चक्कर लगाती है। और इसी कारण से पृथ्वी जब सूरज के पास पहुंचती है तो बहुत तेज घूमती है, और जब दूर पहुंचती है तो धीरे घूमती है, पास पहुंचती है तो बहुत तेज घूमती है, दूर पहुंचती है तो धीरे होती है, पास पहुंचती है तो बहुत तेज घूमती है। कहने का मतलब है पृथ्वी कभी एक बराबर दूर चक्कर नहीं लगाती, वो हमेशा कभी तेज और कभी धीमे होती रहती है, कभी तेज और धीमे होती रहती है। जब पास में तो तेज चक्कर लगाती है, दूर तो धीरे, पास तो धीरे, और इसी चक्कर से लगाती रहती है। इसी को हम कोणीय संवेग कहकर चलते हैं। और कोणीय संवेग की बात लेकर चलूं तो इसी संबंध को स्थापित करता है, इसी संबंध को मेरे भाई स्थापित करके चलता है, इसी कॉन्सेप्ट को स्थापित करके चलता है कि भाई इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों का संबंध बता के चलता है मेरे भाई, इन दोनों को संबंध बता के चलता है। क्या मुझे बताओ, क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, पृथ्वी कभी भी एक बराबर वेग से चक्कर नहीं लगाती, पहला नियम जो आपके पेपर में बनता है। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, हाँ जी सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो भाई? आर्यन
बच्चे अगर मेरा साथ देना, अगर मतलब बच्चे अगर मुझसे बोले ना कि सर नहीं हम पढ़ने में इंटरेस्टेड है, आप पढ़ाओ, हम बैठे हैं, जितना पढ़ाना है पढ़ाओ, भाई मैं उनकी जिंदगी में एक साथ लाइन से ना उनके सारे एग्जाम निकलवा दूं, एक भी ऐसा एग्जाम ना हो जो पहले अटेम्प्ट में ना निकले। इतना मैं प्रॉमिस करता हूं भाई, मैं यहाँ पे खड़े होके, आप जो चाहे पेपर दे लो ना, मैं इतना वादा करता हूँ, चाहे जो पेपर दे लेना, मैं इतना डीप में पढ़ा के चलूंगा, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा के चलूंगा, इतनी न्यूमेरिकल्स करा के चलूंगा, इतनी चीजें करा के चलूंगा कि आप ये समझिए कि मजा करा दूंगा आपका। मैं नहीं जानता यार, मैं हम सबसे बोलता हूँ कि आप कंपेयर कर लेना ऑनलाइन जितने भी लोग पढ़ाते हो, मैं बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ाता हूँ, हर चीज को समझा के चलता हूँ, जिसके चाहे उसके साथ नोट्स देख लेना, किसी के साथ भी आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोग ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़े भी होंगे। तो एक बात समझ के चलना, तो पहला नियम जो बोलता है वो ये बोलता है कि भाई साहब पृथ्वी जो होती है वो एक बराबर वेग से चक्कर न लगाकर, जब पृथ्वी पास में होती है तो तेजी से चक्कर लगाती है, और जब पृथ्वी दूर होती है तो धीरे चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी दूर दूर होती है तो तेजी से चक्कर लगाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जब दूरी ज्यादा तो वेग कम, और जब वेग ज्यादा तो दूरी कम, इसी कॉन्सेप्ट की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम लिखकर चलते हैं। इसी को कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम बोलते हैं, पहली बात। नियम नंबर दूसरा, ये दूसरी बात क्या बोलता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आवाज नहीं कर बेटा, आवाज नहीं कर, आवाज नहीं कर, ठीक है जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम बोलते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूं। दूसरा, इसी में दूसरे नियम में एक और है, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। हिंदी में बात लेकर चलूं तो क्षेत्रफलीय वेग नियत बना रहता है, पर आप पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है, नियत बना रहता है, बना रहता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो मैं अपना वादा करता हूं कि आप मुझसे पढ़ के दुनिया में किसी से नहीं पढ़ पाओगे, इतना भी है, बट आप पढ़ने लगो बस। आप ये समझिएगा, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। ये क्षेत्रफलीय वेग क्या होता है ये भी समझा दूं आपको, आइए समझो इसको भी। एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लेनेट, swept by a planet is always equal in fixed interval of time, in fixed interval of time। कहने का मतलब ये हुआ, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समझाता हूं, एक मिनट दीजिएगा, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताऊंगा। आप ये समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आपसे मैं मान लेता हूं कि भाई ये रहा आपका, ये मान लेता हूं ये है आपका सूरज, और आपसे बोला गया सूरज यहां पर है और सूरज चक्कर लगा रहा है। हमने कहा सूरज ये रहा और सूरज चक्कर लगा रहा है, सूरज नहीं पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज के चारों तरफ। हमने कहा ठीक है जी, है ना। अब मान लीजिए कि मेरे भाई, मान लो कि भाई, ठीक है, आप मान लो कि भाई आपके पास खाली टाइम है और आप देख रहे हो कि पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी। आप खाली बैठे हो, आप खाली बैठे हो, आप मान लो पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी। आप ये देखना चाहते हो कि पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी, ये हम जानना चाहते हैं। पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी, कितना पृथ्वी एक महीने में चक्कर लगाएगी, ये हम जानना चाहते हैं। पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी, पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी, हम ये देखना चाहते हैं। पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी, ठीक है जी। पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है जी। पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी ये हम देखना चाहते हैं। बात को समझना, पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी इसको हम देखना चाहते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं पृथ्वी एक महीने में कितना चक्कर लगाएगी। एक महीने में हमने देखा पृथ्वी यहां से यहां चली गई। हमने कहा ठीक है जी, पृथ्वी अगर यहां से यहां चली गई एक महीने में, तो एक महीने में पृथ्वी यहां से यहां चली, और यहां का अगर बच्चों एरिया निकालू कितना हुआ, अगर क्षेत्रफल निकाला तो मैंने देखा इसका एरिया कुछ A1 निकला। कितना निकला इसका एरिया, A1 निकला। हमने कहा ठीक है जी, कितना निकला A1। अब मेरे भाई अगर एक महीने में पृथ्वी और कहीं चली जाती तो कितना चक्कर लगाती मेरे भाई। अगर मान लो पृथ्वी यहां होती तो एक महीने में कितना चक्कर लगाती। मैंने देखा पृथ्वी एक महीने में इतना ज्यादा चक्कर लगाती। आप बोले सर आप बड़े चालाक हो, जब पृथ्वी यहां आई तो इतना सा घुमाया, जब यहां आई तो इतना सारा घुमा दी। भैया अब घूमेगी नहीं,
जब मैं आपसे कह रहा हूं पृथ्वी जब सूरज के पास आती तो तेज चक्कर लगाती है, तो ऐसे में ज्यादा होगा, और ऐसे में जब एरिया निकाला गया तो एरिया निकल कर आया A2। और चमत्कार वाली बात क्या निकली? चमत्कार वाली बात यह निकली कि एक एक महीने में देखने पर एरिया यानी क्षेत्रफल क्या निकल कर आए? इक्वल निकल कर आए। तो अगर टाइम एक बराबर है तो एरिया भी हमेशा इक्वल होंगे। 15-15 दिन के लिए भी एरिया इक्वल होंगे, 10-10 दिन के लिए भी एरिया इक्वल होंगे, 30-30 दिन के लिए भी एरिया इक्वल होंगे, 40-40 दिन के लिए भी एक एरिया इक्वल होंगे, 41-41 दिन के लिए भी एरिया इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब समझो कि क्षेत्रफल हमेशा बराबर तय होते हैं, एरिया हमेशा बराबर तय होता है। अगर एरिया हमेशा बराबर तय होता है अगर टाइम फिक्स है तो। कहने का मतलब है टाइम में हमेशा एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। इसी की बात हम कहकर चल रहे हैं। बोलो भैया जी, किसी को दिक्कत हो? कोई दिक्कत तो नहीं? भैया मैं तो बोल चुका हूँ आर्य तिवारी कई बार। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, महादेव ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहिए। अरे धन्यवाद भैया शिवांग प्रजापति, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद यार। तो आप ये समझ के चलिएगा एरिया क्या हुए? इक्वल हुए। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, मैथमेटिकली कितना लिखूंगा? तो dA/dt की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। और इसी को फिजिक्स में मैथमेटिकली कहकर चलते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल के बताऊं तो L/2m होती है। dA/dt लिखोगे तो इसको लिख सकते हो mvr/2m लिख सकते हो। m की बात लेकर चलो तो ऐसे लिख सकते हो। dA/dt लिखना चाहूँ मेरे भाई तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी v बराबर होता है r ओमेगा, तो v बराबर r ओमेगा और पुट कर दो, इसमें r ओमेगा पुट करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2। और आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं कांस्टेंट, यानी dA/dt जो इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी को केपलर सेकंड लॉ कहा जाता है। आज के बाद आपको केपलर सेकंड लॉ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केपलर सेकंड लॉ होता है dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी टाइम अगर कांस्टेंट है तो एरिया भी कांस्टेंट होगा। इसी को हम केपलर्स सेकेंड लॉ कहकर चलते हैं, और इससे ज्यादा केपलर सेकेंड लॉ नहीं बनता। दिस इज केपलर सेकेंड लॉ। बताइए क्या बात ठीक है आप सबको? किसी को कुछ बताना पूछना हो तो मुझे बताओ। चलिए, हाँ जी रजनी सर, हम तो यही बोलते हैं कि आप बस पढ़ाया करो। चलिए ठीक है। तुम ही लोग यार कभी कभी मेरा मूड ऑफ कर देते हो यार। वरना आप ये समझ लो मैंने इतने सारे बैचेस लिए ना, ये समझ लो मैं सबसे बेहतरीन आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? केपलर दूसरा नियम कहकर चलते हैं। आप ये समझ के चलो, ठीक है जी आर्यन? तो बेटा हमने ये कहा कि केपलर का दूसरा नियम, केपलर का तीसरे नियम पे न्यूमेरिकल बनता है, इन दोनों पे तो थ्योरी बनता है। केपलर थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में कुछ बताना नहीं है आपको। थर्ड लॉ बहुत आसान सा है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं उठाऊंगा आप लोगों को बताने के लिए। तो भैया केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है? केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है? कैपलस तीसरा नॉर्म कह रहा है कि मान लो R1 है और इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? आप कह दीजिए इसको एक चक्कर लगाने में मान लो T1 टाइम लगा है। कितना लगा है इसमें टाइम? T1 टाइम लगा है, मान लो T1 टाइम लगता है अगर दूरी R1 है तो। अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा प्लेनेट, दूसरा ग्रह जो R2 दूरी पे घूम रहा है, और मान लेते हैं कि इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसको पूरा एक चक्कर लगाने में T2 टाइम लगता है। कितना टाइम लगा? T2। मान लो तीसरा प्लेनेट यानी तीसरा ग्रह R3 दूरी पे घूम रहा है, सूरज से R3 दूरी पे घूम रहा है, तो इसको चक्कर लगाने में मान लो कितना समय लगता है? T3 का समय लगता है। इसमें मान लेते हैं कितना समय लगा? T3। तो एक बात समझ में आई कि जितना ज्यादा आप सूरज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एक चक्कर को लगाने में लगने वाला समय बढ़ता जाएगा, और इसी को केपलर का तीसरा नियम कहते हैं। केपलर का तीसरा नियम बोलते हैं आर बढ़ाते जाओ, दूरी बढ़ाते जाओ सूरज से, आपका चक्कर लगने वाला समय भी बढ़ता जाएगा। जैसे मंगल ग्रह को चक्कर लगाने में अगर मान लो 82 दिन का समय लगता है, तो पृथ्वी को चक्कर लगाने में लगेगा 365 दिन, क्योंकि दूर है।
और बृहस्पति की बात करूंगा तो उसको लगेगा 687 दिन, 687 डेज, और वो और ज्यादा दूर है। मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे सूरज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा टाइम लगेगा। कारण ये है कि दूरी ज्यादा है और साथ साथ धीरे धीरे भी घूमना स्टार्ट कर देगा, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि दूरी बढ़ेगी, जब आर बढ़ता है तो वीक भी कम हो जाता है। तो आप ये समझ के चलोगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम पीरियड यानी आवर्त काल भी बढ़ेगा, और इसी को कैप्लर थर्ड लॉ बोलते हैं। और मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो कैप्लस का थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। पर मैं आपसे फिर से कहूंगा आप इस फॉर्मूले को याद ना रखें, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं आपको जिसको आपको याद रखना है। कैप्लस थर्ड लॉ को आप याद रखें ऐसे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब की पावर 1/2, और इस तरीके से कैप्लस को थर्ड लॉ को हम ऐसे लिखकर चलते हैं। दिस इज कैप्लस थर्ड लॉ। बताइए किसी को कोई तकलीफ हो? एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, पर आप अभी सोच लीजिए कि आपको ये सब चीज समझ में आई। इसकी डेफिनेशन वगैरह परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, सीधे सीधे पढ़ना है कि टी जो होता है वो आर क्यूब के पावर 1/2 के बराबर होता है। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। बताओ भैया जी, क्या बात सही है? इस पे न्यूमेरिकल आपके पेपर में बनता है। आइए एनडीए का एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन करते हैं, एक पुराने साल का एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन करते हैं। बात समझ आई? लिखवाऊं? ठीक है, लिखाओ मेरे भाई तनु वर्मा, बेटा लिखाओ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कैलेंडर में कितने दिन होंगे? देयर इन कैलेंडर, एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। आपसे जानना चाहूंगा कि कितना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बीच दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो कैलेंडर में कितने दिन होंगे? में कितने दिन होंगे? दिन होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें कैलेंडर में कितने दिन होंगे। क्या आप मुझे बता पाएंगे तो कैलेंडर में कितने दिन होंगे? जरा बताओ तो एक बार, कितने कैलेंडर में दिन होंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आर को आधा कर रहे हैं। अभी दिन कितने होते हैं भाई? अभी दिन कितने होते हैं कैलेंडर में? 365। बोल रहा है कि दूरी आर है तो 365 है, दूरी r/2 कर देंगे तो t कितना हो जाएगा। बस पूछ रहा है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दिन कितने हो जाएंगे, ये आपको बताना है। बस सिंपल सी बात बताओ, मुझे आंसर बताओ कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। तब तो सर प्लेनेट की दूरी निकाल सकते हैं जिम करके। हाँ जी, निकाल सकते हैं बिल्कुल बेटा। हमें बताना है कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, जरा मुझे बता के चलोगे? ठीक है जी, ठीक है मोहित शर्मा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो हमसे पूछा गया इसका सही उत्तर कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा। जरा बताना तो इसका सही आंसर कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा। बताओ भैया जी, बोलो भैया जी, आंसर कितना निकलेगा? क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना आंसर निकलेगा। नम्रता सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा नम्रता सिंह, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। आप तो शानदार हो बच्चे, आपका तो मतलब जवाब ही नहीं है, क्या आंसर दिया है। आर अगर दूरी आर है तो टाइम पीरियड कितना है? 365 दिन का है। हमसे पूछ रहा है कि दूरी r/2 कर देंगे तो t कितना हो जाएगा। ऐसा कौन बच्चा है जो ना बता पाए? ये तो अब तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ यार, कब तक पड़े रहोगे इन चक्करों में यार, कि इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पढ़ाई पे ध्यान दो यार। r³ की पावर कितनी होगी? 1/2। आप ये समझिए बोला है कि दूरी आधी कर दें, r की जगह r/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? r की जगह r/2 रखेंगे तो r/2, इसकी जगह r/2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? यही तो क्वेश्चन है। तो देखो भैया जी, दूरी आधी कर रहे हो तो इसकी जगह हाफ रखोगे तो 1/2 का क्यूब कितना होगा? 1/8, और 1/8 का अंडर रूट होगा 1/2√2 टाइम्स। तो इसका आंसर निकलेगा t=t/2√2। ऐसे कर लो, या एक और तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। t1/t2 लिख सकते हो r1/r³ r2
इसका ऐसे भी लिख सकते हो R1/R2 की पावर क्यूब, और इस पूरे की पावर आप क्या लिख सकते हो 1/2, एक ही बात है, दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं कितना निकलेगा, तो पहला टाइम पीरियड कितना है 365, बाद में कितना है T2, बराबर में कितना है दूरी R, बाद में दूरी कितनी है R/2, इस पूरे की पावर क्या है क्यूब, इस पूरे की पावर क्या है 1/2। मुझे बताओ भैया जी बात ठीक है? 365 अपॉन में कितना हुआ T2 मेरे भाई, इसका 1/2, ये हो जाएगा 2√2, और यहां से T2 निकालेंगे कितना होगा 365 अपॉन में T√2, 2√2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 129 डेज, और इसका आंसर आएगा 129 दिन। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ गौरव, हाँ गौरव कुमार, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। हाँ गौरव का सर, कृष्णा भैया ने आपने बताया था, कृष्णा भैया ने आपने बताया था, हमें भी पता है आप बेस्ट हो। अच्छा हाँ, ये कृष्णा तो अब सिलेक्शन, वो तो जॉब पर है ना यार, सिलेक्शन हो गया था उसका तो पहली बार में ही। हाँ बहुत अच्छा पढ़ता था यार कृष्णा, मतलब मेरे को, मैं जानता हूँ उनको यार। अच्छा कृष्णा भैया, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया समझ गया, वो जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो हाँ जी मैं समझ गया समझ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए भैया, क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम लिख के चल सकते हैं। इसके आंसर की बात लेकर चलूँ तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी 129 डेज, इसका सही उत्तर रहेगा। बोलो किसी को कुछ समझना हो? हाँ जी गौरव, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। प्रैक्टिस सेट कब से चलेंगे? देखो यार, चलाता हूँ यूट्यूब पे, चलाता हूँ यूट्यूब प्रैक्टिस सेट, जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। बट आप मुझे बताओ, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? क्या आप टी और आर के बीच में आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे? कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे तो मुझे बता दो, कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे तो आप मुझे बता दो, कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे तो आप मुझे बता दो, कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे तो आप मुझे बता दो, कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे तो आप मुझे बता दो भाई, कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे तो आप मुझे बता के चलो। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे तो आप मुझे बता कर चलो, ठीक है? चलिए, हाँ जी, शॉर्ट करना है तो डायरेक्ट पुट कर दो, आर की वैल्यू 1/2 रख दो, बस सीधे सीधे आ जाएगा शॉर्ट। एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होता है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, और ये समझ लीजिए 80% लोग इस सवाल का आंसर नहीं दे पाते हैं। पर ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, आप ये समझ के चलो, ठीक है, आप ये समझ के चलो कि ये क्वेश्चन इतना अच्छा है हिंदी में। चलो रे, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि आप ये समझिए, बहुत सारे लोग 80% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, और 80% लोगों को लगता है कि सर इस पर हम कैपलस लॉ लगा देंगे। बेटा कैपलस लॉ लगता है जब कोई चीज, एक जब कोई ग्रह, जब कोई प्लेनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पर यहां पर ये सर्कुलर मोशन या ये वाला कैपलर लॉ का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पूछ रहा है अपने अक्ष पर ये रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, नहीं बेटा मैं नहीं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन।
कोच एकेडमी में ऑफलाइन नहीं भैया जी, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री क्लासेस मुझे नहीं पता बेटा, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केमिस्ट्री क्लासेस जब से होंगी सर ही बताएंगे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है ना। तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे थे, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि कर दे। लोगों को लग रहा होगा कि ये सर हम क्वेश्चन लगा देंगे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। तो भाई मैं आपको ये बता दूं, आप जिंदगी में अगली बार कभी गलती मत करना। ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से नहीं होगा, इससे नहीं होगा। इससे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इससे नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन, ये क्वेश्चन जो है वो घूर्णन गति का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। एनडीए के सिलेबस की बात लेकर चलूं या इस किसी और सिलेबस की बात लेकर चलूं, ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। या अपने डिफेंस के एग्जामिनेशन की बात लेकर चलूं, ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का है। आप समझने की कोशिश करिएगा ये क्वेश्चन किसका है, रोटेशनल मोशन का है। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात लेकर चलो, समझना ये क्वेश्चन किसका है, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, घूर्णन गति का क्वेश्चन है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कैसे क्वेश्चन बन रहा है इस बात को ध्यान से सुनते चलना, मैं क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन किसका है, रोटेशनल मोशन का। कैसे करेंगे जरा समझना। जब कोई चीज अपनी जगह पर भी चक्कर लगाती है ना बेटा, तो इसमें भी कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कहते हैं कोणीय संवेग, नियत बना रहता है। समझो मेरी बात को, मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि कोणीय संवेग क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाए, चाहे अपने कक्ष पे चक्कर लगाए, दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा जब पृथ्वी अपनी जगह पे चक्कर लगा रही है तो L बराबर में आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अब आप ये मत बोलना आई ओमेगा कहां से आया। आई मतलब होता है, आई को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उस चैप्टर में उसमें होता है। आपको अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपको अभी ये चीज समझ में ना आए तो आप घबराना मत। ये चैप्टर अगर मैं कराऊंगा बाद में तो मैं आपको बता दूंगा। ओमेगा को हम क्या कहते हैं, ओमेगा को कहते हैं कोणीय वेग, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपने कभी 9, 10, 11, 12 में कुछ सीखा हो इसमें तो आप पढ़ सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एक ऐसा होता है, बस ये समझ लो होता है, वरना आप रट्टा तो मारने में उस्ताद हो ही। आप जिंदगी भर में आज तक रट्टा ही तो मारा है, पढ़ने की कोशिश तो कभी नहीं की वैसे भी समझने की। बेटा पृथ्वी एक ठोस गोला है और ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण अगर आपको किसी को पता हो तो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, 2/5 mr² होता है। पन्ने पलटना और अपनी जिंदगी में अगर कभी पहले पढ़ाई की है तो देखना 2/5 mr² होता है। आप देखना 2/5 mr² होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2/5 mr² इंटू में ओमेगा को लिख देता हूं 2π/T। ओमेगा का मान होता है 2π/T के बराबर। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है। तो 2π/T बराबर में क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। मेरे भाई क्या मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, T जो होगा इधर लेकर जाऊंगा तो क्या T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। मुझे बताओ R का मान कितना किया गया है मेरे भाई, R का मान आपने किया है हाफ। तो अगर R को हाफ कर दोगे, 1/2 रखोगे इसकी जगह तो यह हो जाएगा 1/4। इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T/4 हो जाएगी। T की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, T/4 हो जाएगी। 24 घंटे को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6 घंटे। और इस क्वेश्चन का आंसर 6 घंटे लगाया जाएगा एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट अलग है, जिंदगी में कभी गलती मत करिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। मेरे को लगता है कि क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें लगता है लोग कैप्लस लो लगा देते हैं ना। 80% बच्चे पता नहीं काय को लगा देते हैं यार। मेड से पढ़ रहे हो तो भाई हर चीज कॉन्सेप्ट तो पढ़कर चलोगे, क्या होता है कॉन्सेप्ट, भाई कौन सा क्वेश्चन कहां लगेगा, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, कौन सी चीज कहां लगेगी, ऐसा थोड़ी ना मन मर्जी लगा के कहीं भी घुसेड़ दी। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कितना लगाना है, 6 घंटा। गलती मत करिएगा आप अपनी जिंदगी में। बेटा पहले पढ़ाते थे फ्लाइंग ऑफिसर, अब नहीं पढ़ाते। चलिए भैया जी क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 6 घंटा निकल कर आएगी। तो एक स्पेशल क्वेश्चन था जो मैं आपको कराना चाहता था और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा आज की क्लास भी होती है कंप्लीट। ये चैप्टर लगभग 1 से 2 दिन और चलेगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए रखते हैं आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को मुलाकात होगी मेरी और आपकी कब, कल के दिन, ठीक है। आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको पढ़ के मजा आया हो, हर चीज क्लियर हुई हो, जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई। अगर आपको पढ़ने मजा आता है तो आप जरूर शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में, बताया करो। याद रखो आपका प्रमोशन, मेरा प्रमोशन करने का चीज आप में ही है। आप ही मेरा प्रमोशन कर सकते हो और आप ही मेरे आधार हो। तो आप सब लोग जरूर चीजों को बताया करो, लोगों को बताया करो अगर आपको मजा आता है तो, ठीक है।
आप इतने हैंडसम क्यों? अबे चापलूसी। ठीक है, सिलेबस कितना रह गया है? सिलेबस लगभग 50% हो गया है, 50% रह गया है। यू आर अ ग्रेट टीचर। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।